हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं ये वीडियो जो है जेटेट के जो CDP है उसमें आप 30 में 30 कैसे ला पाएंगे उससे रिलेटेड आज ये वीडियो बनने वाली है। तो यदि आप जेटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेस भी बताऊंगा कि आप एनआईएस के कौन कौन से मॉड्यूल को पढ़ेंगे जिससे कि जेटेट के जो सिलेबस है ना, अवधारणाएं भाग क में है और है ना अधिगम भाग ख में है। तो आपको इसमें मॉड्यूल भी बताएंगे हम कि आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम हुआ हिमांशु और आप देख रहे हैं इग्नाइटेड प्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो विकास की अवधारणा और जो सिद्धांत है, यानी कि वो उसमें आपको एनआईएस के 506 ब्लॉक नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, वहां से आपको कवर करनी होगी। और जिसमें मुख्य जो टॉपिक्स होंगे विकास और बुद्धि, विकास के सिद्धांत और विभिन्न अवस्थाएं। मैंने पहले ही इसमें प्रिपेयर कर लिया है कि कौन कौन से चीजें आपको कहाँ कहाँ से कवर करनी है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आपको है ना 501 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 जिसमें आप लर्निंग इन एलिमेंट्री स्कूल पढ़ेंगे। और 506 का ब्लॉक नंबर 4 जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। और ये सारे मॉड्यूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने 501 506 के बारे में बताया। अब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हैं। 506 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। 506 जो एनआईएस का जो है मॉड्यूल, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी के लिए आपको एनआईएस के 502 और इनमें जो मुख्य टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगी सीखने की प्रक्रियाएं, शिक्षण की विधियां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ठीक है, जल्दी जल्दी हम बात करेंगे और आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन और एनईपी 2020 असेसमेंट एंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ों के लिए जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये 502 के ब्लॉक नंबर 4 को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एनईपी 2020 और एनसीएफ एफएस और स्कूल एजुकेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लेनी है। आईसीटी के लिए ठीक है 501 एंड 504, जहां जहां आईसीटी की बात हुई है आप वो चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें टॉपिक वाइज जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी वीडियो इसमें ला सकता हूं। तो आप बताइएगा तो मैं जरूर लाऊंगा। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अब देख पा रहे हैं जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्राथमिक स्तर 1 से 5 हेतु जो अवधारणाएं हैं, विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से इसका संबंध। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। ठीक है, एनईपी 2022, एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन जो है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो इसकी भी वीडियो में 1 बाय 1 उसके सारे को कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा सकता हूँ। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। ठीक है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिक भिन्नताएं
ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में समग्र आकलन आकलन एवं ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये सारे टॉपिक हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है, और सीखते हैं, ये सभी NIS के मॉड्यूल से आप पढ़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना, ठीक है, संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं नैतिक विकास, डिजिटल शिक्षा यानी ICT के समावेशन। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको, ये रही। आप देखिए NEP 2020 के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को किस नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। 5+3+3+4 आपका ये ऑप्शन है। यानी NEP 2020 में हमारा जो शिक्षा है, एजुकेशन है वो बच्चों की, वो पहले 5 साल आपका प्रीपेटरी स्टेज होगी, है ना, इस तरह करके स्टेज में बांटा गया है। तो देखिए 5+ सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 5+3+3+4 ढांचे में प्रीपेरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल होती है ना। तो इसमें बी है, कक्षा 3 से 5 में। ढांचे में जो प्रीपेटरी स्टेज है वो 3 से 5 शामिल होती है। अब देखिए इसमें संरचना कैसे होती है वो आपको इसमें बताया गया है। जैसे ये यहाँ पर जो 5 ईयर यानी कि ये 5 है, तो 5 ईयर जो है उसमें आपकी आंगनबाड़ी और बाल वाटिका, इसमें बच्चे 3 साल रहेंगे। फिर कक्षा 1 से 2, ठीक है, इसमें 2 साल रहेंगे। तो इसमें 5 कंप्लीट हुआ। फिर प्रिपेटरी स्टेज में 3 साल बच्चे रहेंगे स्कूल में, 3, 4, 5, कक्षा 3 से 5 तक। अगेन 3 मिडिल में क्या होगा, फिर 3 साल से 6, 7, 8 रहेंगे। और सेकेंडरी में 4 ईयर यानी कि 9, 10, 11, 12 रहेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के जेटेड के व्यू से, ठीक है। वो क्या है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करना निश्चित की गई है। तो वो है 100%। और मूल्यांकन के लिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से ये एग्जाम में आ ही जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जिसमें क्या होती है, जिसमें 100 मूल्यांकन होती है, ठीक है, इसमें 100 मूल्यांकन होती है, 100 पार्टियों का मूल्यांकन होता है, ठीक है, ये शामिल होता है। 100 मूल्यांकन और 100 पार्टियों का भी मूल्यांकन शामिल होता है। यानी कि बच्चे जो है अपने दोस्तों से भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर पता करते हैं और वो सीखते हैं। और बच्चे इसमें खुद से भी क्वेश्चन पूछते हैं और स्वयं से भी समझते हैं। तो ये 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड इस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए अभी ICT से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि शिक्षा में ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला ही उत्तर सही था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और समावेशी बनाना, ये उत्तर है। देखिए कभी भी जो नेगेटिव जो ऑप्शन होते हैं उसको आपको छांटना जरूरी होता है। जैसे शिक्षकों के कार्यभार को कम करना, कार्यभार ये वाला नेगेटिव वर्ड है, ताकि उन्हें पढ़ाना ना पड़े, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। केवल वर्ड भी जहाँ आती है वो भी नेगलेक्ट हो जाती है। केवल स्कूल के प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए हम लोग ICT का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये भी गलत होगा। पारंपरिक पाठ्य पुस्तक को पूरी तरीके से समाप्त करना, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में डिजिटल शिक्षा शास्त्र कैसे सहायक होता है। तो केवल शब्द यहाँ है बच्चों के लिए जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो ये गलत है। ये सामाजिक बातचीत को बंद कर देगी, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखिए ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों असिस्टिव टूल्स तक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब यही है, C नंबर। डिजिटल उपकरण दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जो बाधाएं हैं उसको कम करती है। यह सभी छात्रों को एक ही गति के सीखने के लिए मजबूर करता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ICT से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम की मूल प्रक्रिया के रूप में बच्चों के सोचने के तरीके के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये ICT नहीं है लेकिन ये CDP का ही क्वेश्चन है कि जो लर्निंग है कि मूल प्रक्रियाओं में बच्चों के सोचने के तरीके के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों की सोच का उनके परिवेश से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये गलत है। बच्चे अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये सही है कि बच्चे जो है कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण बनाता है। बच्चे खोजी होते हैं, अन्वेषी होते हैं, वो बच्चे खोज के सीखते हैं, ठीक है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। बच्चे केवल रट कर, देखिए यहाँ पे रटने वाली जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बताइए कि शिक्षण की बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले, तो देखिए यहाँ पे कठोर अनुशासन, इसलिए ये गलत है। एक मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर की,
छात्रों के लिए निर्णय के लिए एकमात्र अधिकारी की। देखिए एकमात्र अधिकारी, ये भी गलत है। केवल व्याख्या दे, केवल वर्ड आते ही वो नेगेटिव हो जाता है ज़्यादातर। तो ये बी ऑप्शन सही है कि एक टीचर को फैसिलेटर की तरह काम करनी चाहिए। जब भी आप सीटीईटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बच्चों को केंद्र में रखकर ही किसी सवाल का आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये आईसीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि शिक्षा में आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के समावेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। प्राथमिक लाभ क्या है, तो ये वाला हम पहले भी देख चुके हैं कि शिक्षण अधिगम को, प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, इंटरेक्टिव और सुलभ बनाना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप चाहेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, जेटेट के जो फुल्ली सिलेबस है वो सब मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर करा दूंगा, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो यहाँ तक बने हुए हैं, तो वो समझिए कि बहुत ही लकी है। तो तैयारी के लिए कुछ सुझाव है आपको। NEP 2020 और NCF यानी नेशनल, है ना, NCF जो है, आप स्कूल एजुकेशन के इन दस्तावेजों को आपको पढ़ना होगा, इसे इन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, इस पिरामिड को समझना भी जरूरी है क्योंकि ये मूल्यांकन वाले प्रश्नों में बहुत काम आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।